नमस्कार बच्चों, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए अगली वीडियो पाइथन की मैं लेके आ रहा हूँ। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन। फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन में मैं कुछ चीज़ें कवर करूँगा। हालांकि ये वीडियो दो पार्ट में जाने वाली है, क्योंकि कुछ पार्ट इस वीडियो में आएगा फंडामेंटल्स का और कुछ पार्ट दूसरी वीडियो में आने वाला है। इस समय पे जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे अगले इस स्लाइड में सारे टॉपिक्स जो आज कवर होने वाले हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो देखो, पहला है फंडामेंटल्स। क्या होता है पाइथन की शुरुआत में, क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं पाइथन के प्रोग्राम को बनाने के लिए। मतलब अब हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जिस प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं वो सब चीजें इन वीडियोस में आएंगी। तो देखिए फंडामेंटल्स। दूसरा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब एक फॉर्मेट ऑफ अ प्रोग्राम कि किस तरह से हमें प्रोग्राम को डेवलप करना है। तीसरा है टोकन्स। टोकन्स वर्ड्स होते हैं। अभी जब टॉपिक आएगा तभी मैं इसके बारे में और ज्यादा बातें करूंगा। आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स और लिटरल्स, ये सब के सब हमारे पार्ट ऑफ टोकन में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सबसे पहले जो फंडामेंटल्स को शो करती है, तो बात करते हैं इस पे कि पाइथन का जब फंडामेंटल की बात आती है तो पाइथन के प्रोग्राम को किस तरह से किस किस चीज की जरूरत पड़ती है वो सब मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाया हुआ है। जैसे कि अगर कोई पाइथन का प्रोग्राम बनाना चाहते हो, दिस इज अ प्रोग्राम। यहाँ पे एक प्रोग्राम का छोटा सा स्ट्रक्चर दिया है जिसके लिए हमें किन किन चीजों को जरूरत पड़ेगी वो मैंने सामने लिखी है। जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम बेसिक विल बी भाई, देखो कोई भी घर बनाते हो तो सबसे पहले एक नक्शा बनाते हो। नक्शा को जिसको आर्किटेक्चर बोलते हो, बस वो ही हमारा स्ट्रक्चर होगा। भाई प्रोग्राम के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। वो स्ट्रक्चर हमारा है जस्ट हाउ टू प्रोग्राम, हाउ अ प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड और एग्जीक्यूटेड। कैसे बनेगा और कैसे एग्जीक्यूट होगा, दैट विल बी शोन इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट इज टोकन्स इन द पाइथन। पाइथन के अंदर जो टोकन्स है, टोकन व्हाट इज अ टोकन? तो टोकन इज अ वर्ड, एक मीनिंगफुल वर्ड जो हमारी बात को कंप्यूटर तक पहुंचाएगा, रिटन इन द लैंग्वेज पाइथन, वो होगा टोकन। इस पे और इस पे हमारी आज की वीडियो का पूरा फोकस रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप। तो जो ये बात डेटा टाइप की, तो डेटा टाइप का अलग से वीडियो बनेगा, डेटा टाइप का और इन सब का अलग से वीडियो बनेगा। डेटा टाइप क्या होता है? वेरिएबल जो दिखाया गया है उसका डेटा टाइप क्या है, मतलब वो किस तरह की वैल्यू को ऑर्गेनाइज या अरेंज करता है या स्टोर करता है, दैट विल बी द डेटा टाइप। दूसरा उसके बाद जाता है कौन? ऑपरेटर। ऑपरेटर जैसे हम कुछ जोड़ना चाहते हैं, दो चीजों के बीच में रिलेशन चेक करना चाहते हैं, ये सब ऑपरेटर्स के में आते हैं। सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशंस को हमारे पाइथन में क्या करते हैं, परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल्स के या ऑपरेंड्स के साथ यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन एंड टाइप कन्वर्जन। एक्सप्रेशन एक स्ट्रक्चर के अंदर एक सेंटेंस यानी कि स्टेटमेंट होता है जो ऑपरेंड और ऑपरेटर को यूज करके बनता है। उसका अपना कुछ रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस बनते हैं जैसे a+b। हमने एक काम करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं कि हमने लिखा x = 5 और z = x+y और y = 3। It means that this is an expression, even it is again an expression. एक्सप्रेशन ऑपरेंड और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे, लेकिन इसकी बात ज्यादा जब हम ऑपरेटर पढ़ाएंगे तब करेंगे। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, तो हमने ऑपरेटर और एक्सप्रेशन बताया। एक्सप्रेशन के साथ टाइप कन्वर्जन, जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट आता है, मतलब पॉइंट्स में आता है।
हम चाहते हैं कि वो पॉइंट्स में ना आए, बल्कि उसको हम चाहते हैं कि वो इंटीजर फॉर्म में आए। तो दैट इज मतलब एट दैट टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। दैट कन्वर्जन इज टाइप कन्वर्जन। That conversion is type conversion. It is required whenever it is needed. Then next point is input and output. देखो कोई भी चीज कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो व्हाट इज दैट? A computer is an electronic device that takes input and produces output after the operation या after processing something. तो दैट मीन्स कि हमें इनपुट की जरूरत पड़ी और आउटपुट। अगर कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम बनेगा तो वो सॉफ्टवेयर क्यों बनेगा? यूजर को आउटपुट देने के लिए और यूजर से इनपुट लेने के लिए। मैंने कहा एक सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो हम जिसको भी बोलेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, वो कहेगा कि आप प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम, ये 3 चीजें बताओ। जब तुम 3 चीजें बताओगे दैट इज कॉल्ड एज इनपुट। और जब हम उसे कैलकुलेट करके आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट मतलब देंगे कि इतना ब्याज बैठेगा, तो दैट विल बी द आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट के लिए भी यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट इज कमेंट। कमेंट आर द लाइन्स, जैसे कि नोट ऐड करना हो, किसी चीज को बताना हो कि व्हाट इज दैट, दिस लाइन इज डूइंग दिस थिंग, तो वो चीज लिखने के लिए हम सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। और सिंपल इंग्लिश में जो लिखते हैं वो एक कमेंट, क्योंकि कंपाइलर विल नॉट रीड द सिंपल इंग्लिश, दैट विल ओनली रीड द पाइथन स्टेटमेंट्स। सो हम क्या करते हैं, कमेंट्स को जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं ताकि प्रोग्राम में एक कंप्यूटर प्रोग्रामर समझ सके कि इस लाइन का मतलब क्या है, कंपाइलर को उस चीज को नहीं दिया जाता। कमेंट्स, इनके बारे में अभी वीडियो में हालांकि काफी आएगा। इंडेंटेशन, देखो C++ के प्रोग्राम में हम ब्रेसेस का सेट यूज करते हैं। ब्रेसेस कुछ इस तरह से समझो, हम ना ऐसे करके ब्रेसेस यूज करते हैं, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट, लेकिन यहां पे ब्रेसेस का सेट यूज नहीं होता। यहां पे क्या यूज होता है, यहां ब्रेसेस के सेट के बजाय यूज होता है इंडेंटेशन। और इंडेंटेशन क्या होता है उस पे हम अभी दिखा रहे हैं। देखो, इंडेंटेशन का मतलब होता है, जैसे ये प्रोग्राम लिखा है तो हमने यूं करके एक लाइन में ऐसे करके इसे लिखा है। अगर मुझे कोई चीज मान लो एक दूसरा ब्लॉक बनाना है, तो वो ब्लॉक कुछ इस तरह से ना बन के वो थोड़ा सा हट के बनेगा। कैसे बनेगा मैं दिखा देता हूं तुम्हें। देखो, मान लो मेरी पहली लाइन यहां से शुरू होती है, ऐसे फर्स्ट लाइन, और सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन इज द ब्लॉक, और उस ब्लॉक को फिर मैं यहां से ऐसे करके इस तरह से, तो इंडेंटेशन का मतलब ये एक लाइन इधर से फिर दूसरी यहां ऐसे ब्लॉकिंग की जाती है। और इस ब्लॉक में यहां से शुरू होके ये वाला पूरा ब्लॉक होगा, ये वाला ब्लॉक यहां से शुरू होके यहां तक होगा। तो इस चीज को हम यहाँ पे इंडेंट करके करेंगे, क्योंकि कंपाइलर को ये पता चलना चाहिए कि दिस इज अनदर पार्ट और दिस इज द, मतलब नेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, कि इस पार्ट के अंदर इसकी नेस्टिंग हो रही है। दिस इज a block और this is whole block that contains this block। ठीक है, अब इस स्लाइड के बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं जिसमें आज की वीडियो का मोटिव चलेगा। तो देखो, नेक्स्ट स्लाइड इज स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम मीन्स कि हम ना एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। सोचो अगर स्ट्रक्चर नहीं बताया जाए तो क्या होगा। मैंने कहा किसी का नाम रखा नहीं और उसको हम कॉल करने बैठ गए कि ओ मिस्टर एक्स जरा यहां आना। अब मिस्टर एक्स को पता तो होना चाहिए उसका नाम, तो दैट मीन्स द नेमिंग शुड मस्ट बी फर्स्ट, देन इट मस्ट बी कॉल्ड। तो जब किसी का नाम रखा जाए तभी वो कॉल हो। तो वही चीज मुझे यहां बतानी है कि इस छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे सामने रखा गया है जिसमें मेरे सारे के सारे जो हमारे स्ट्रक्चर में पॉइंट्स आएंगे वो सब यहाँ दिखाए गए हैं। लेकिन ये इट इज नॉट अ मैंडेटरी कि एवरीथिंग मस्ट बी देयर। जितने की जरूरत है सिर्फ उतना हम क्या करते हैं, उतना का उतना हम उसमें क्या करते हैं, रखते हैं। बाकी हम ना मैंडेटरी के बजाय उसको ऑप्शनल कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज आई है कमेंट।
और अभी मैंने कमेंट के लिए कहा था कि कमेंट पे बात करेंगे। तो देखो कमेंट यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड एंड मेक इट अंडरस्टैंडेबल। मतलब एक प्रोग्रामर जो लिखता है, सोचो कि इस लाइन का मतलब अगर कोई कहे तो इस लाइन का मतलब जो नॉन प्रोग्रामर है उसे नहीं पता। अब वो क्या करता है कि अगर इसको पढ़ेगा तो वो कहेगा ये क्या है। तो अगर हम इसके आगे लिख दें कि दिस एक्सप्रेशन दिस स्टेटमेंट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ x इन x प्लस वाई, देन वो क्या होगा, समझ जाएगा। बस वही चीज इसके आगे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो कमेंट कैसे बनते हैं, कमेंट को किस तरह से बनाया जाता है, तो तुम यहां देख रहे हो ग्रीन कलर में हमारे प्रोग्राम में जितने भी दिख रहे हैं ऑल आर द कमेंट्स। कमेंट की स्टार्टिंग कैसे होती है, स्टार्टिंग होती है हैश सिंबल से। हैश सिंबल से सिंगल लाइन कमेंट बनता है, और अगर तुम्हें मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो तुम्हें क्या करना होगा, किसी को अगर मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो तुम्हें जिनको जैसे इस दो लाइनों को मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो सिंगल कोट में ऐसे बंद कर सकते हो। तो क्या होगा, ये मल्टी लाइन कमेंट दोनों लाइनें नॉन रीडेबल बाय द कंपाइलर हो जाएगी। अगर मान लो दूसरी तरह से भी कुछ लोग, नहीं ये तीन सेट लगते हैं, तो 3 सिंगल कोट और 3 सिंगल कोट बाद में, तो 3 सिंगल कोट पहले और 3 बाद में लगा दिए तो वो उतना पार्ट इनविजिबल हो जाता है कंपाइलर के। लेकिन यही चीज अगर देखी जाए तो वहां पे डबल कोट्स का भी, यानी कि जो स्ट्रिंग होती है सिंगल कोट और डबल कोट दोनों से यहां रिप्रेजेंट होती है। तो इसलिए यहां पे अगर तुमने 1 2 3 डबल कोट लगा दिए तब भी वही बात होगी। मतलब मल्टी लाइन कमेंट के लिए जब मोर देन 1 लाइन हमें कमेंट बनानी होती है तो हम यूज करते हैं सिंगल कोट या डबल कोट को 3 के सेट में, उसके बीच में जो भी लिखेंगे दैट विल बी इनविजिबल टू द कंपाइलर। नेक्स्ट वर्ड, तो ये हम किस लिए लिख रहे हैं, देखो पहले ये लिखा दिस प्रोग्राम इज सिंपल पाइथन प्रोग्राम इंपोर्टिंग द वर्ड। तो पहली लाइन ये बताने के लिए कि ये इस काम को कर रहा है। दूसरी लाइन इसलिए लिखी इंपोर्टिंग, मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। प्रोग्राम को तो मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन इस समय पे जो जो चीज इसमें लिखी है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो हम हर लाइन को कमेंट के साथ जोड़े हुए इसलिए क्योंकि इजीली ये प्रोग्राम लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट वन इज इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट इज दिस, दिख रहा है, इंपोर्ट स्टेटमेंट इज दिस। इंपोर्ट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो चीज हमें कहीं से लेनी होती है, जैसे सोचो मुझे एक मीनिंग देखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टूडेंट। पहले, अब तो खैर लोग गूगल पे देख लेते हैं, लेकिन पहले डिक्शनरी में जब देखा करते थे तो डिक्शनरी को हम टेबल पे इंक्लूड करते, चाहो अलमारी से इंपोर्ट करके लाते और जब जरूरत पड़ती उसको देखते और फिर जवाब समझ जाते। ऐसे ही इंपोर्ट स्टेटमेंट इज टू इंक्लूड द बिल्ट इन और एक्सटर्नल मॉड्यूल। यहाँ पे बने हुए पहले से मॉड्यूल हैं जिनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें हमारी पहले से प्री डिफाइंड बनी हुई क्लासेस हैं, उन क्लासेस के अंदर फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को हम यूज कर लेते हैं, इसलिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट मैथ किया है, तो मैथ एक ऐसे समझो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे ऐड भी नहीं, मैथ का कोई यहाँ पे यूज हालांकि नहीं किया गया है क्योंकि जब यूज नहीं करते तो फिर हम इसे छोड़ भी सकते हैं। इस प्रोग्राम में तो मैथ का यूज किया ही नहीं गया है। मैथ के अंदर जो फंक्शन स्क्वायर रूट टाइप के होते हैं, क्यूब रूट टाइप के होते हैं, तो वो जो फंक्शंस हैं वो उन्हें तुम यूज करोगे तो मैथ इंपोर्ट करोगे। उसके बाद आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल को अगर बात करो तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, ये वैसे अभी मेरे अगली स्लाइड में आने वाले हैं, इन पे ज्यादा बात नहीं की जाए, मेरे ख्याल में वहां पे ज्यादा अच्छा करेंगे। वेरिएबल मतलब एक लोकेशन वेयर यू स्टोर सम वैल्यू। तो वेरिएबल को क्या होता है कि वेरिएबल जैसे ए की वैल्यू बी की वैल्यू इनपुट करते हैं या फिर पहले से इनिशियलाइज करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इज दिस, एट ए इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 or b equal to 20. These there are two variables a and b are declared here and they can be used in the program. देखो फिर उसके बाद लिखा है functions. फंक्शन मतलब अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट विल डू समथिंग फॉर योर प्रोग्राम। जैसे मैंने कहा मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने एक मॉड्यूल और एक छोटा सा फंक्शन बना के छोड़ दिया, उसको मैंने वैल्यू दी, उसने मुझे रिजल्ट दे दिया। इस तरह से यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया ये वाला। इसमें क्या है, ऐड को जो बनाया गया है उस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल जाएंगे x और y, उनकी वैल्यू जाएगी और जोड़ के वापस यानी कि रिटर्न हो जाएगा उनका रिजल्ट, यानी कि सम ऑफ x एंड y।
अगला है फंक्शंस के, तो फंक्शंस रीयूजेबल ब्लॉक, मतलब बार बार अगर मुझे 100 बार ऐड करना है तो मैं बार बार कोड क्यों लिखूंगा, एक बार मैंने लिख के छोड़ दिया और मैं उसे बार बार यूज करता रहूं, तो रीयूजेबल ब्लॉक्स होते हैं। अगला आता है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट मींस कि हमारे प्रोग्राम में जितनी भी लाइनें लिखी जाती हैं, ऑल आर द स्टेटमेंट्स। क्यों लिखी जाती है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को तो देखो, कंप्यूटर को यहाँ इंस्ट्रक्शन है कि प्रिंट सम इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट से पहले क्या लिखा, रिजल्ट इक्वल टू ऐड। ऐड कॉल होगा, उनकी दोनों वैल्यूज यहां से जाएंगी और सम होगा और रिजल्ट में आएंगी और रिजल्ट प्रिंट। तो 3 इंस्ट्रक्शंस आर देयर, 1 नहीं तो 2 इनको ना 2 इंस्ट्रक्शन में बात कर रहे हैं। मतलब एक ये जो कॉल करेगा फंक्शन को और दूसरा उसको वैल्यू को आउटपुट के रूप में प्रिंट करेगा। तो देयर आर 2 इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट वन इज आउटपुट। इंस्ट्रक्शन मतलब स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज आउटपुट। आउटपुट में इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट यानी कि रिजल्ट। तो हम यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, प्रिंट और उसके ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, सम इज इक्वल टू और व्हाटएवर जो हमें उसके साथ कॉन्कैटिनेट करना होता है। कॉन्कैटिनेट मतलब सम इज लिखाएगा, उसके बाद रिजल्ट मतलब 5 + 3 मान लेते हैं 8 आए तो 8 यहां पे दिखेगा, 10 + 20 30 दिखे, सम इज 30, दैट विल बी द, देखो ये आउटपुट दिखाया भी है मैंने, सम इज 30, तो दिस विल बी द आउटपुट। तो मेरे को ये समझाना था कि किस ट्रैक हम क्या क्या लिखते हैं वो हमारे इस पेज पे पूरा आ गया है। तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक। मैंने एक तरह से इसको दूसरा नाम दे दिया है बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक है एक प्रोग्राम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज टोकन्स। तो टोकन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि वो जो मीनिंगफुल होता है, स्मॉलेस्ट होता है, उसको छोटा नहीं किया जा सकता। उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके वो बनता है। जब वो बन जाता है तो वो कई सारे टोकन्स को मिला के एक इंस्ट्रक्शन बनता है। दैट इंस्ट्रक्शन विल इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म समथिंग। तो देखो यहां पे टोकन्स को मैंने इस तरह से रखा है, टोकन के आगे आइडेंटिफायर, पहला नाम दिया आइडेंटिफायर इज अ टोकन which is used to identify something। मतलब वो ये समझाने की कोशिश करता है कि इंस्ट्रक्शन में समझाने की कोशिश करता है आई एम आइडेंटिफाइंग टू दिस। मैंने कहा रेडियस, रेडियस इज आइडेंटिफाइंग कि रेडियस ऑफ सर्किल, इट मे बी रेडियस ऑफ sphere, it may be the radius of cylinder, prism, whatever। तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहले जो आइडेंटिफायर आया तो नेम गिवन टू द वेरिएबल फंक्शन, इसको यूज किया जाता है किसी भी फंक्शन के नाम के लिए, किसी भी वेरिएबल के नाम के लिए, किसी भी लिटरल के नाम के लिए। हम हर चीज के लिए क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। तो एक तरह से टोकन क्योंकि मीनिंगफुल होता है और आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई करता है, तो एवरी टोकन क्या बन जाएगा, आइडेंटिफायर। इसके बाद में आइडेंटिफायर में सब कुछ लिटरल्स पे आ जाओ। तो दूसरा नाम है हमारा लिटरल्स का। लिटरल्स में क्या होता है, लिटरल्स बिल्कुल वेरिएबल की तरह हो सकता है लेकिन इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब वेरिएबल और लिटरल दो चीजें आई, अगले वाले में ये आने वाला है अगली स्लाइड में। तो लिटरल्स में मतलब कोई वैल्यू सेट करना, जैसे 10 है, 10 की वैल्यू कभी चेंज नहीं, 10.00001 भी अगर लिखोगे दैट विल नॉट बी इक्वल टू द 10। तो यानी कि कभी इनकी वैल्यू को बदला ना जा सके, दे आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स यानी कि लिटरल्स। उसके बाद आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, हालांकि ऑपरेटर पर अलग से भी सब कुछ चलेगा बट थोड़ा सा यहां भी आएगा। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन विद सम ऑपरेंड्स। ऑपरेंड के साथ जुड़ के उसको जब कॉन्कैटिनेट करके रखा जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक ऑपरेटर बन जाता है, स्पेशल सिंबल। वैसे तो प्लस का कोई रोल नहीं है, प्लस एक स्पेशल सिंबल है, लेकिन जब a प्लस बी लिखा जाता है इट इज शोइंग a एंड b आर एडेड। अगर a और b दोनों स्ट्रिंग है तो दे विल बी कॉन्कैटिनेटेड, तो इनका मतलब ऑपरेटर के हिसाब से चेंज होता है। फोर्थ आता है कीवर्ड। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, they are having some specific meaning, they can be used for performing some specific task। जैसे मैंने कहा यहां कुछ लिखे हैं, if will be a keyword
पहले तो वो टोकन है, फिर वो आइडेंटिफायर है, अब वो क्या बन गया? कीवर्ड। कीवर्ड का काम है कि इट विल चेक द कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अगला आता है एल्स, फॉर, व्हाइल, डेफ और रिटर्न। ये सब के सब क्योंकि कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स की जब बात करते हो तो दे आर रिजर्व, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफायर, दे आर आइडेंटिफायर बट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि किसी भी वेरिएबल का नाम आप इफ नहीं लिख सकते, एल्स नहीं लिख सकते। अरे छोड़ो, एक इसका एग्जांपल देते हैं। मैं पूछूं, इतने सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आर यू ए स्टूडेंट? Everybody will say, yes, I am a student. But अगर मैंने ये कहा, is your name student? And nobody will say कि the name of mine is student. क्यों? क्योंकि student is a keyword, will not be used या treated as a name of person. उसके बाद आता है डेलिमिटर्स। डेलिमिटर्स आर द सेपरेटर्स। ये दो टोकन या दो स्टेटमेंट या किसी को भी सेपरेट करने का काम करते हैं, तो इनको यूज किया जाता है डेलिमिटर्स। डेलिमिटर्स और ये सब हमारे केस में आते हैं, टोकन्स में आते हैं। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफायर्स इन वेरिएबल्स। अभी हम आइडेंटिफायर की थोड़ी बात कर चुके हैं, अब पूरी बात करेंगे। आइडेंटिफायर को जब बात करते हैं तो आइडेंटिफायर आर यूज्ड फॉर द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, क्लास, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, अब व्हाटएवर जो भी तुम लिखोगे, एवरीथिंग, सबसे पहले वो टोकन होगा, फिर वो क्या होगा? फिर होगा आइडेंटिफायर। यहां मैंने कुछ रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर लिखे हैं। ये रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर हमारे टोकन के रूल्स भी बनेंगे, जैसे कि इट मस्ट स्टार्ट विद स्मॉल और कैपिटल लेटर्स A to Z। डिजिट से कभी शुरू नहीं होगा, लेकिन डिजिट्स कैन बी इंसर्टेड। स्पेशल सिंबल कभी नहीं आएगा, कैनॉट स्टार्ट विद देम। अंडरस्कोर विल बी अलाउड, नो स्पेशल सिंबल इज अलाउड। उसके बाद लिखता है कि सेंसिटिव है, नेम कैपिटल और स्मॉल में जैसा लिखोगे वैसा ही पढ़ा जाएगा। कीवर्ड कभी हो नहीं सकता, और ये सारे के सारे रूल्स हम आइडेंटिफायर या टोकन के कह सकते हैं। इनको यूज करके कुछ बातें करते हैं, जैसे वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर। ए वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड, हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। तो देखो, नेम वैलिड है, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, वैल्यू वैलिड है, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स वैलिड है, स्टूडेंट 1 एंड में डिजिट आ सकती है, गेट वैल्यू कैपिटल स्मॉल का यूज किया जा सकता है। ये सब क्या है? वैलिड आइडेंटिफायर है। और इनवैलिड में देखो, 1 से कैनॉट स्टार्ट विद डिजिट, डिजिट से शुरू नहीं होगा। अंडरस्कोर की जगह यहाँ टोटल मार्क्स में क्या लगा है? हाइफन, इट विल नॉट बी अलाउड। और फिर फॉर एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, इट विल नॉट बी अलाउड। और नेम @1 2 3, अंडर @ जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? वो एक स्पेशल सिंबल है। अंडरस्कोर इज अलाउड ओनली, नो स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर इज अलाउड। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, ये सब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। बात करो तो वेरिएबल की, तो वेरिएबल के लिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इट इज अ मेमोरी लोकेशन वेयर यू स्टोर समथिंग। मतलब तुम कोई भी चीज, डेटा या कुछ भी स्टोर करने का काम करोगे, दैट विल बी नोन एज द वेरिएबल। तो वेरिएबल का जो नाम है, वो तो फिक्स रहता है, लेकिन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कभी भी चेंज होगी। जैसे कि अभी मैंने x में कितना 10 रखा, अभी थोड़ी देर बाद x की वैल्यू को मैं 20 कर सकता हूं, तो x विल बिकम द वेरिएबल। आते हैं एग्जांपल से, कुछ इंटीजर वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, ये सब डेटा टाइप में हम अभी बाद में पढ़ने वाले हैं। पाई फ्लोट में है, और ये सब क्या है? ट्रू। ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं जिनकी अपनी कुछ वैल्यूज हैं। अच्छा, मेमोरी मॉडल की बात करो तो देखो, x के लिए मेमोरी एलोकेट हुई होगी जिसमें 10 जाके स्टोर हुआ होगा। और नेम की बात करो तो नेम में पंकज स्टोर हुआ होगा, ऐसे करके ये सब स्टोर होते हैं। तो ये मेमोरी का जो होता है, क्या चीज वेरिएबल होता है, वो मेमोरी के अंदर स्पेस होती है, उसके अंदर हम स्टोर करके आते हैं वैल्यूज। की पॉइंट्स की बात करो तो सबसे पहले, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, क्या कि डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब मुझे शुरू से नहीं बताना कि द वेरिएबल इज ऑफ इंटीजर टाइप या वेरिएबल इज ऑफ फ्लोट टाइप। जो वैल्यू सेट कर दोगे उस जैसा बन जाता है। सेम वेरिएबल कैन नॉट स्टोर डिफरेंट, कैन स्टोर, एक ही 2 या 3 वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर मैंने x में 5 रखा, थोड़ी देर बाद x में ही 10 रखने के बाद मान लो पंकज रखा, तो पंकज विल बी स्टोर्ड, लेकिन 10 विल बी रिप्लेस्ड।
उसके बाद क्या आता है, वेरिएबल्स कैन बी ऑटोमेटिक बनते हैं जब तुम उनकी वैल्यू को असाइन करते हो। उन्हें इस डिक्लेयर करने की अलग से जरूरत नहीं होती कि किस टाइप का है। वेरिएबल असाइनमेंट देखो, एक्स में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सब चीज अलाउड है। तो ये था मेरा कौन सा वाला, वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर। नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरल्स इन द पाइथन। लिटरल्स एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस जरा सा खत्म होता है। क्या है, लिटरल्स आर द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मतलब द वैल्यूज ऑफ द लिटरल्स कैन नेवर बी चेंज्ड। अगर मैंने एक बार दे दी तो वेरिएबल की तरह इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, अगर बदल जाएगी तो फिर वो वेरिएबल बन जाएगा। तो वेरिएबल्स देखो, लिटरल्स आर द फिक्स्ड वैल्यूज रिटन डायरेक्टली इन द पाइथन प्रोग्राम, दे रिप्रेजेंट द कांस्टेंट वैल्यू। तो लिटरल्स का दूसरा नाम हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिटरल्स के टाइप्स की। देखो, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन, नॉन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सब क्या है, ये डेटा टाइप्स हैं जो हमारे अगले वीडियो में आने वाले हैं। और इन पे तो बल्कि एक एक चैप्टर अलग अलग चलेगा, तो एक एक वीडियो अलग होंगी इनकी। तो इसलिए अभी जो बात करते हैं वो थोड़ी सी बात करते हैं कि न्यूमेरिक लिटरल होता है तो इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, तीन तरह का होगा। क्या, होल नंबर जैसे 10, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी, 7, डेसिमल वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, और नंबर्स विद रियल एंड इवन 3 + 4j मतलब a + ij, जैसे क्या आते हैं ना a + bj, वहां जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है a + ib, तो वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे लिखने का तरीका होता है 3 + 4j मतलब a + bj। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया कौन सा, न्यूमेरिक लिटरल। फिर आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड में भी हम बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं तो देखो, पहले पाइथन BCA वेलकम टू पाइथन कई लाइनों में किया तो ट्रिपल, डबल कोड, सिंगल कोड, इनमें सब में अलाउड होता है। लेकिन दिस विल बी, जैसे पाइथन है, पाइथन कैन नेवर बी चेंज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अब आते हैं बूलियन लिटरल पे। बूलियन में क्या है कि बूलियन की जब बात करें तो इसमें दो ही वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। लेकिन ट्रू और फॉल्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ट्रू और फॉल्स। तो ये दो ही है, लॉजिकल ट्रू और लॉजिकल फॉल्स। बात करो नन लिटरल, जब कुछ नहीं रखा होता तो वो नन होता है, इसलिए नन की स्पेलिंग नन कैपिटल में एन शुरू करके नन लिखी जाती है। रही बात लिस्ट की, ये सब कलेक्शंस हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। हालांकि इनकी वैल्यूज तुम देख सकते हो कैसे रखी हुई है। स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ कौन सा सिंपल पैरेंथेसिस है, यहाँ ये कर्ली ब्रेस है, और यहाँ भी कर्ली ब्रेस है। तो इनमें ना थोड़ा तीनों में, चारों में फर्क होता है। इस पे तो क्योंकि चैप्टर्स चलेंगे, ज़्यादा बात करना मैं ठीक नहीं समझता। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी और आनी भी चाहिए। आपके जो भी सजेशन होंगे, मुझे लगता है कि अगर कहीं चेंज किया जाए तो मैं ज़रूर चेंज करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस लिख सकते हैं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो पाइथन है जो मैं यहाँ पे वीडियोस में दे रहा हूँ, ये मेरी एक किताब प्रगति प्रकाशन, सम्मानित प्रगति प्रकाशन के द्वारा आने वाली है, जिस किताब में इसके QR कोड्स भी होंगे और उनके थ्रू अभी आप पढ़ सकते हैं। जितनी बात मैं यहाँ बताऊँगा उसके बाद आप एक्सरसाइज के साथ उनको बुक पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते रहो और चलते रहो।